अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, आज से हम वीडियो लेक्चर्स और इस तरह से हमारा प्रोसेस होगा। तो कोई और उम्मीद है कि आप लोग अपने एंड पर इसको डाउनलोड करके या देख सकेंगे स्ट्रीमिंग के थ्रू, यूट्यूब की स्ट्रीमिंग के थ्रू। और इसमें बच्चे देखिए, आपने आप पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स से थोड़ा सा फेमिलियर हैं, वाकिफ़ हैं कि क्या होती है। ज़रा मैं स्टार्ट में आपको दिखा देता हूँ प्रोग्राम पर आने से पहले। देखिए, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में ये फ़र्क है। ये बेटा प्रीफिक्स में प्लस प्लस का साइन पहले आता है, ठीक है, प्री, और पोस्टफिक्स में प्लस प्लस का साइन बाद में आता है। दिस इज़ पोस्टफिक्स, राइट। ये जो यूज़ है ना बच्चे, ये वाला, ये देखो इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। क्यों, कैसे आज़ाद है? ये जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये आज़ाद नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये जो इज इक्वल टू का साइन है ये अब एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ हो रहा है। ये जो पोस्ट फिक्स है ना, ये वाला, ये अब इस एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ हो रहा है, और इस एक्सप्रेशन में ना सिर्फ ये है बल्कि साथ साथ असाइनमेंट भी हो रही है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ये जो स्टेटमेंट है पोस्ट फिक्स की, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का काम सेम है। इसने भी इंक्रीमेंट करना है, एक्स की वैल्यू अगर सपोज स्टार्ट में 5 थी तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 6 कर रहा है। ये भी इसी तरह से 6 कर रहा है, दोनों का काम सेम है। ये एंड पे हम जब इस तरह ये लगा देते हैं सेमी कॉलन, तो ये स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। इसी तरह यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये एक एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ हो रही हैं, और ये इस एक्सप्रेशन में आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट भी आ गई। ये जो इक्वल टू है, ये क्या शो कर रहा है, दिस इज़ असाइनमेंट स्टेटमेंट। लाइकवाइज हेयर दिस इज असाइनमेंट। ये पोस्टफिक्स की स्टेटमेंट है, और ये प्रीफिक्स की असाइनमेंट स्टेटमेंट के साथ यूज़ हो रहा है। अब बच्चे, हम आते हैं ज़रा अपने प्रोग्राम पर। चलें, एक चीज़ याद रखनी है आपने कि जब भी ये होता है आपका इनमें से प्रीफिक्स ये वाला है, प्रीफिक्स में बेटा आपने याद रखना है पहले नंबर पर ये अपना काम करेगा, मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, और दूसरे नंबर पर असाइनमेंट अपना काम करेगी, ठीक है। पहले नंबर पर प्री, याद रखें, प्री के केस में पहले नंबर पर क्या होगी, ये वाली चीज़ होगी, यानी आपका इंक्रीमेंट होगा, और बाद में आपकी असाइनमेंट होगी। अगर मैं कहता हूँ जनाब एक्स की मौजूदा वैल्यू क्या है 5, तो पहले नंबर पर क्या होगा, ये काम, यानी एक्स क्या हो जाएगा 6, और बाद में ए को 6 ही वैल्यू असाइन हो जाएगी। यानी इस केस में इस लाइन की आउटपुट क्या होगी, एक्स भी 6 और वाई भी 6, राइट। जबकि यहाँ पर बचे पोस्ट के केस में ये फ़र्क है। यहाँ पर पहले नंबर पर ये चीज़ होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और फिर बाद में ये चीज़ होती है। यानी यहाँ पर एक्स की अगर 5 वैल्यू है, तो वो पहले नंबर पर जब ये होगी तो एक्स की 5 वैल्यू वाई को साइन हो जाएगी। वाई को क्या गया 5, जबकि बाद में एक्स ने अपना ऑपरेशन किया, ये जो है इंक्रीमेंट है, इसने अपना ऑपरेशन किया, और फिर एक्स क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक्स भी सेम 6 है और वाई भी 6, क्योंकि ज़ाहिर है पहले इंक्रीमेंट हुआ बाद में साइन हुआ, तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ सेम है। जबकि यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, क्यों, क्योंकि एक्स ने मौजूदा वैल्यू अपनी एक्स को पास की, ठीक है, और एक्स ने बाद में अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो यहाँ पर वैल्यू बेटा क्या बनेगी, वाई तो हो गया आपका 5, और एक्स ने जब बाद में अपना ऑपरेशन किया तो वो एक्स की क्या होगी 6। तो यहाँ पर वैल्यूज़ डिफरेंट है पोस्ट के केस में दोनों, और इसके केस में दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम रहेंगी। तो ये प्री का केस है और ये पोस्ट फिक्स का केस है। अब जो इसी को हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, ज़रा देखते हैं आपके प्रोग्राम में। अब आप थोड़ा सा फेमिलियर हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में, आपको पता होना चाहिए। जो पहली 2 लाइंस हैं ये आपकी हेडर फाइल्स हैं स्टूडियो पर। एक तो ये वाली, ये जो स्टूडियो अगर मैं ना लिखूं तो ये वाला फंक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर मैं ये कोनियो ना लिखूं ये वाला, तो फिर आप ना इसको यूज़ कर सकते हैं और ना इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी आउटपुट व्यू करने के लिए गेट ch बहुत ज़रूरी है। आउटपुट व्यू करने के लिए, स्क्रीन को साफ़ करने के लिए ये चीज़ कोनियो पर डिपेंड कर रही है, ये चीज़ ज़रूरी है। और आउटपुट इनपुट के लिए आपके पास ये जो फाइल्स हैं, ये दोनों, ये वाली प्रिंटफ की बड़ी ज़रूरी है। अभी हमने स्कैनफ इनपुट यूज़ नहीं किया एनीवेज। अब बच्चे आते हैं प्रोग्राम पर। वॉइड मेन से आपके पास 4 वेरिएबल डिक्लेयर हुए। कितने वेरिएबल, 4, 1 2 3 4। इस लाइन में क्या हो रही है, आपकी डिक्लेरेशन हो रही है, 4 वेरिएबल डिक्लेयर हुए। उसके बाद क्लियर स्क्रीन हो गया। क्लियर स्क्रीन क्या करता है, पहले बोर्ड आपका आउटपुट का बोर्ड इरेज करेगा। पुरानी आउटपुट पिछले प्रोग्राम की आपको नज़र नहीं आएगी, अब आपको नई आउटपुट इसी प्रोग्राम की नज़र आएगी, ठीक है। अगर ये नहीं लिखते तो आपको पुराने प्रोग्राम की भी आउटपुट नज़र आएगी, और ये भी तो मिक्सअप हो जाएगा, तो इसलिए ज़रूरी है, ऑप्शनल है, लेकिन बेहतर है आप ये लिखते हैं। अब बेटे आपने क्या करना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन। इस लाइन में क्या हो रही है, इनिशियलाइजेशन हो रही है।
और कौन सी वाली इनिशियलाइजेशन हो रही है? कंपाउंड वाली, कंपाउंड इनिशियलाइजेशन। ए बी एक्स वाई चारों वेरिएबल्स को आपने ज़ीरो असाइन कर दिया, ठीक है। आप यही काम अलग से भी कर सकते थे, अलग से वेरिएबल बना के। फॉर एग्जांपल ये चीज़ आप कर सकते थे, ए इज इक्वल टू ज़ीरो, बी इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, वाई ये भी कर सकते थे ना, लेकिन आपने एक ही लाइन में कंपाउंड असाइनमेंट कर दी। उसके बाद बच्चे आ गए हम प्री और पोस्ट पर। ये देखें इसका यूज़ प्रोग्राम में कैसे हो रहा है। यहाँ तक तो आपको पता है चारों वेरिएबल्स में वैल्यू क्या है? ज़ीरो। अब बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे बताएं, ये आपका कौन सा केस है? प्री का केस है या पोस्ट का? ये आपका बच्चे है पोस्ट का केस, ठीक है। और पोस्ट में आपको पता है पहले नंबर पर क्या होगी? ये चीज़ होगी, ठीक है, और बाद में ये आपका इंक्रीमेंट होगा। तो आप देखें पहले नंबर पे जब ये होगा तो ए की मौजूदा वैल्यू क्या है? ज़ीरो। बी को क्या पास हुआ? ज़ीरो। और ए ने बाद में जब अपना इंक्रीमेंट किया तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो यहाँ पर बच्चे आपकी आउटपुट क्या होगी? बी तो हो गई आपकी 0 और ए जो है बाद में क्या हो गया? 1। तो इस एक लाइन के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद दो स्टेटमेंट बच्चे दो काम हो रहे हैं। एक तो असाइनमेंट हो रही है और दूसरा ये इंक्रीमेंट हो रहा है। दो चीज़ें हो रही हैं, तो उससे आपके दो वेरिएबल्स ये वाले इनकी आउटपुट आ गई। अब वाई इज इक्वल, अब ये कौन सा केस है? दिस इज प्री फिक्स। यहाँ पर एक्स ने पहले अपना ऑपरेशन किया ये वाला, ठीक है, और जब अपना ऑपरेशन किया एक्स पहले 0 था, तो 0 से ये क्या हो गया? 1 हो गया। और फिर इसने y को 1 ही पास किया, ठीक है। y को यहाँ तो b को मौजूदा वैल्यू जा रही थी, ठीक है, यहाँ पे मौजूदा वैल्यू नहीं जा रही। यहाँ पर पहले x अपना काम कर रहा है, ऑपरेशन अपना करेगा इंक्रीमेंट का, बाद में y को वैल्यू पास करेगा। तो यहाँ पे बचे आपकी वैल्यू x भी 1 हो गया और y भी 1 हो गया। अब इसको आउटपुट करवाना है, जाहिर है आपने ए और बी, कितने वेरिएबल हैं? 4, ए बी एक्स वाई, चारों वेरिएबल्स को उसने बारी बारी ये इसने देखें ए बी एक्स और वाई को ये इसने डिस्प्ले करवाया। और इस डिस्प्ले करवाने का जो ज़रा तरीका है ज़रा देखिएगा। ये जो सॉरी, देखिए बच्चे ये आपकी कितनी लाइन नज़र आ रही हैं आउटपुट में? 1 2 3 4, ठीक है। ये कैसे हैं देखें, एक तो है ये वाला, ये ए इज इक्वल टू 1 कैसे आ रही है? यहाँ से आ रही है, ये ए इज इक्वल टू 1। और ये जो परसेंट ये वैल्यू कहाँ से बेटा पिक कर रहा है? देखिए मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये इस ए से उठा रहा है वैल्यू, ठीक है। और ये जो है ना आपका, ये आपका न्यू लाइन का करेक्टर है। ये आपकी ये बी देखें यहाँ पर न्यू लाइन में चला गया ना। अगर ये ना लिखते तो आपका ये न्यू लाइन में ना जाता, बल्कि उसी लाइन में बी इज इक्वल टू 0 लिख देता। अब उसके बाद बच्चे ये वाला उसी तरह, बिल्कुल इस तरह बी इज इक्वल टू 0 कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है। ये जो परसेंट ये वैल्यू कहाँ से उठा रहा है? ये इस बी से उठा रहा है। ये फॉर्मेट आपने देखना है, ये आपके डबल कोट्स हैं, ठीक है। डबल कोट्स के बाद आपने लिखा ए कामा बी। तो ये जो है ना, ये कामा के बाद जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स की वैल्यू आपकी इन परसेंट डी में आ जाएगी। और ये परसेंट डी क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। बिल्कुल इसी तरह से आपकी बच्चे ये एक्स इक्वल टू 1 वाई 1 कैसे आ रहा है? ये देखें, ये एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, और ये आपका है जनाब वाई इज इक्वल टू 1। और ये परसेंट डी वैल्यू कहाँ से उठा रहा है? ये जनाब इधर से उठा रहा है एक्स से। और ये वाला परसेंट डी वैल्यू कहाँ से उठा रहा है? ये इस वाई से उठा रहा है। जबकि ये याद रखना है आपने, ये जो है न्यू लाइन का करेक्टर है, ये भी न्यू लाइन का करेक्टर है। और इस न्यू लाइन के करेक्टर की वजह से आपकी आउटपुट ज़रा अच्छा व्यू हो गया और विजिबल हो गया। अगर ये ना भी लिखते हैं आप तब भी आपके, लेकिन एक ही लाइन में अगर आप ये नहीं लिखेंगे ना ये वाले करेक्टर, तो एक ही लाइन में सारी आउटपुट आपको डिस्प्ले हो जाएगी। एंड पर गेट सी एच मैंने लिखा, और गेट सी एच ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गेट सी एच आप समझ लें आउटपुट आपको व्यू नहीं होगी अगर आप गेट सी एच नहीं लिखते। इसको आपको ओमिट कर दें, इस लाइन को इग्नोर कर दें अगर, ठीक है, क्रॉस कर दें, तो फिर आपको ये आउटपुट इसकी ये वाली नज़र नहीं आएगी। आप ये समझ लें कि ये जो है ना गेट सी एच की वजह से आउटपुट आपको नज़र आ रही है। थोड़ी देर के लिए आपका प्रोग्राम होल्ड करता है, ठीक है, आप एक जगह पर रुक जाता है। अगर आप ये नहीं लिखते ना तो बहुत तेज़ी से वो आउटपुट दिखाता है एक नैनो सेकंड के लिए, और वो आपको नज़र भी नहीं आती, आपको सीधा प्रोग्राम पे ले जाता है, आउटपुट नहीं फिर दिखाता। तो अगर आप ये लिखते हैं ना गेट सी एच, तो इट मीन थोड़ी देर के लिए वो आउटपुट पर स्टैंड करेगा जब तक आप कोई कीबोर्ड की की प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी हो गया आपका, ठीक है। लेकिन ये जो है ना ये ऑप्शनल है, क्लियर स्क्रीन, मगर ये बहुत ज़रूरी है आउटपुट व्यू करने की। ये बेटा आपका आज का प्रोग्राम था। पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स में कोई प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।